हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह स्वागत करता हूं प्रतियोगिता भारती यूट्यूब चैनल में। यह आपके लिए लाया है वनडे एग्जाम के लिए किसी भी प्रकार के जीएस क्वेश्चन और आंसर के साथ साथ सब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन भी लाया है। इसलिए हमारे चैनल प्रतियोगिता भारती यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। चलते देखते हैं दोस्तों, आज हम लोग संविधान के मुख्य स्रोत क्या क्या है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। इसके अलावा कई अन्य देशों से संविधान निर्माण में सहायता ली गई है, जिनका विवरण इस प्रकार है। आपको मैं बता दूं कि भारतीय संविधान 1935 में बनाया गया था, जिसे भारत शासन अधिनियम 1935 कहा जाता है, और इसी से संविधान में अधिकांश भाग लिए गए हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त हम विदेशी स्रोतों से भी भारतीय संविधान में कुछ न कुछ चीजें लिए हैं। यही कारण है कि भारतीय संविधान की आलोचना यह कहकर की जाती है कि भारतीय संविधान उधार का थैला है। इसे उधार की वस्तु माना जाता है, नकल कहा गया है, दूसरे देशों का दस्तावेज कहा गया है जो भारतीयों पर थोप दिया गया है। इस तरह के कहकर इसकी आलोचना की जाती है। तो देखते हैं कि भारत में कहां कहां से लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान का स्रोत है ब्रिटेन। भारतीय शासन प्रणाली एकल भारतीय संविधान में नागरिकता एवं विधि का शासन आदि मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। तो फिर संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है मूल अधिकार, मूल कर्तव्य कहां से? न्यायपालिका स्वतंत्रता, न्यायिक के लिए गए, पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाया जाना आदि, ये जो है अमेरिका से लिया गया। अमेरिका से क्या क्या लिया? मूल अधिकार लिया गया है, मूल कर्तव्य लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया, राष्ट्रपति का पद लिया गया, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है, और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया ली गई है। कनाडा के संविधान से केंद्र और राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, संघात्मक व्यवस्था ली गई है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये सभी चीजें हमें कनाडा से ली गई हैं। अगला है आयरलैंड से। आयरलैंड से हमने लिया है नीति निर्देशक सिद्धांत। यह जो है भारतीय अनुच्छेद में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 से 51 तक है, ये लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया गया है, निर्वाचन पद्धति ली गई है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या ली गई है। आपको बता दें, राष्ट्रपति द्वारा राज्य में निर्धारित किए जाते 333 के तहत, और संघ में ये जो है मनोनीत करता है एंग्लो इंडियन का चयन, वह करता है 331 के द्वारा। ये दो अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा राष्ट्रपति जो है राज्य और संघ में इस प्रकार से एंग्लो इंडियन का चयन करता है। ठीक है, एंग्लो इंडियन का चयन करता है। ठीक है, ये चीजें हैं। जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन। आपको पता है आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के समस्त अधिकार नागरिकों का अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु 20 और 21 अनुच्छेद फिर भी सुरक्षित बने रहते हैं। 21वां और 20वां और 21वां संविधान फिर भी अनुच्छेद हमेशा लागू रहते हैं, बाकी शेष समस्त आपातकाल के समय समाप्त हो सकते हैं। सोवियत संघ से हमने लिया है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य हमने कहां से लिया है? सोवियत संघ से लिया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन आदि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जापान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। कहां से? जापान से। अब बात करते हैं भारतीय संविधान
को पढ़ने का तरीका क्या है। भारतीय संविधान को अगर मिनटों में आपको याद करना है, कुछ ही समय में आप इस तरह से याद करें कि कभी भूले ना, तो ऐसे संविधान को पढ़ने का तरीका ये है कि इसको आप जान लीजिए कि भाग है। इसको अगर पढ़ना है तो आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप याद करिए भाग, भाग की विषय वस्तु क्या है, फिर इसको तैयार करिए और फिर किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक कौन सा भाग है। परीक्षा में इस तरह से पूछता है। संघ और उसके क्षेत्र भारतीय संविधान के भाग 1 में हैं और यह जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक फैले हैं। दूसरा है भाग 2, भाग 2 में है नागरिकता, नागरिकता है 5 से 11। भाग 3 में है मूल अधिकार, मूलभूत अधिकार, मूलभूत अधिकार फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं इनको, ये हैं 12 से 35। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं यह आपका 36 से 51 हैं। मूल कर्तव्य जो है भाग 4 क में है और यह केवल 51 क में है। संघ में कार्यपालिका और संसद, कार्यपालिका संसद ये जो है शामिल है। आपको बता दें 52 अनुच्छेद 52 से 151 तक, मतलब लगभग 99 अनुच्छेद इसमें शामिल हैं। राष्ट्रपति के विधायी अधिकार, राष्ट्रपति के विधायी अधिकार इसमें शामिल हैं। संघीय न्यायपालिका शामिल है। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक ये जो है भाग 5 में ये शामिल हैं। इसके बाद बात करते हैं भाग 6, भाग 6 में राज्य है। भाग 6 में क्या है, राज्य है। भाग 6 में राज्य है। अध्याय 1 में सामान्य, अध्याय 2 में कार्यपालिका, फिर विधानमंडल, राज्यपाल के विधायी अधिकार कौन कौन से हैं, ये अनुच्छेद जो है आपको बता दें। अब भाग 6 जो है राज्य है और इसे अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक हैं। और इसके बाद इसमें अध्याय जो जुड़े हुए हैं, अध्याय 1 में सामान्य बातें लिखी गई हैं और 2 में कार्यपालिका है, 3 में अध्याय 3 में राज्य विधानमंडल है, राज्यपाल के विधायी अधिकार 4 में है, 5 में है उच्चतम न्यायालय है और 6 में है अधीनस्थ न्यायालय। भाग 7 में प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्य का निरसन किया गया है, यह 238 में है, अनुच्छेद 238 में इसका उल्लेख किया गया है। भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र है, संघ क्षेत्र है। संघ क्षेत्र जो है भाग 8 और भाग 9 में है पंचायतें, 243 से लेकर 243 ऋ तक क ख ग ख करके हैं, ये पूरे आपके शामिल हैं। इसके बाद भाग 9 में है, 9 क में है नगर पालिकाएं, यह 243 त से शुरू हो जाती हैं और 243 य और 6 तक शामिल रहती हैं। और ये भाग 9 ख में है सहकारी समितियां हैं, इसके लिए भी चुनाव होता, निर्वाचन की पद्धति, ये भी यहाँ पर शामिल हैं। और भाग 10 की बात करें, भारतीय संविधान के भाग 10 में तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है, जैसे मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, कोहिमा ऐसे क्षेत्र हैं, अरुणाचल प्रदेश है, ऐसे क्षेत्रों का वर्णन इसमें किया गया है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच में क्या संबंध है, यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245 से 263 तक है। और अध्याय 1 इसका है, उसमें विधायी संबंध है और 2 में प्रशासनिक संबंध हैं, जैसे डीएम है आपका और पुलिस अधिकारी हैं, ये सब इसके संबंध में काम करते हैं। और भाग 12 है वित्त संपत्ति संपदाएं वाद विवाद में, अनुच्छेद 264 से 300 क तक। और अध्याय 1 में वित्त है और अध्याय 2 में उधार है और अध्याय 3 में संपत्ति संविदाएं अधिकार देयताएं और वाद ये शामिल हैं। और अध्याय 6 में है संपत्ति का अधिकार। भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, अनुच्छेद 301 से 307 तक है। संघ और राज्य के अधीनस्थ सेवाएं शामिल हैं, यह जो है अनुच्छेद 308
और 323 तक हैं। लोक सेवाएं भी हैं, लोक सेवा आयोग भी इसमें शामिल है, संघ लोक सेवा आयोग। अब आप देखिए, आपको बता दें लोक सेवा आयोग की सेवाएं जो है शामिल हैं आपके अनुच्छेद 315 में। 315 12 से 15 तक शामिल होती हैं ये अनुच्छेद 12 से 15 तक। भाग 14 क में अधिकरण है 323 क और 323 ख तक। निर्वाचन है 324 से 329 क तक। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध 330 से 342 तक हैं। अब बात करते हैं भाग 17 में है राज्य की भाषाएं। राज्य की भाषाएं भाग 17 में हैं 343 से और 15। इसमें संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषाएं, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषाएं क्या क्या हैं, विशेष निर्देश और उपबंध हैं। भाग 18 में आपके हैं, भाग 18 की अगर बात करें तो भाग 18 में है आपात उपबंध। ये जो है राष्ट्रपति के लिए विशेष रूप से होते हैं। किसके लिए होते हैं? राष्ट्रपति के लिए होते हैं। ये 312 से 300 तक हैं। प्रकीर्णन है 361 से 367 तक और संविधान संशोधन है 368 में। और इसके बाद बात करते हैं अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध हैं, ये 369 से 392 तक हैं। संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 में है, 393 में और से 95 तक है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अब बात करते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना की अगर बात करें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, जबकि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको जो है अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। प्रस्तावना संविधान के परिचय को कहते हैं। प्रस्तावना संविधान के परिचय को कहते हैं। यह संविधान का आमुख होता है। D.N. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की प्रस्तावना के रूप में शामिल कर लिया गया है। प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो आप देखिए कि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय कितने हो गए? 3। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, तो ये हो गए 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है भारतीय संविधान में और 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इतत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब ये संविधान इस समय बनाया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे और इन्होंने प्रस्तावना को ही संविधान की
आत्मा कहा। बेरूवारीवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान को प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। आपको बता दें, अगर पूछता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अंग कब माना गया, तो आपको बताना है कि बेरूवारीवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया। संसद प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकती है, हालांकि इसमें निहित ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। स्पष्टतः संसद वैसा परिवर्तन कर सकती है जिससे मूल ढांचे का विचार व मजबूतीकरण होता है। तो आपको अब समझ सकते हैं, संसद प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 का संशोधन कर सकती है, हालांकि इनमें निहित ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। अर्थात मूल ढांचे, संविधान के मूल ढांचे के साथ, अर्थात उसके उद्देश्यों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, और यह 13 इस पर रोक लगाता है। अब बात करते हैं, जब तक प्रस्तावना को मात्र एक बार 1942 में संशोधन द्वारा 1976 द्वारा संशोधित किया गया है, और 1942 में संशोधन द्वारा अखंडता, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द इसमें जोड़े गए थे। अब अनुसूची की बात करें, क्या बात करें? अनुसूची। तो भारतीय संविधान, मूल भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या पहले कितनी थी? पहले क्या थी? 8 थी। पहले मात्र 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 हैं। 12 अनुसूचियां बनाई गई। अब देखते हैं अनुसूची और अनुसूचियों में कौन कौन से विषय वस्तुएं शामिल है, किस अनुसूची में कौन सी विषय वस्तु शामिल है। तो बात करते हैं पहली अनुसूची। पहली अनुसूची राज्य व संघ राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन। तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञा के प्रारूप। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य में के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध है। सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची के एवं राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन है। भाषा, आठवीं अनुसूची में भाषाएं हैं। आठवीं अनुसूची में भाषाएं हैं, और भाषाएं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 में वर्णित हैं, जिसमें हिंदी का वर्णन किया गया है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता, मतलब दल बदल कानून इसमें लाया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। पंचायतें भारत में सबसे पहले राजस्थान राज्य में नागौर में लागू किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और 12वीं अनुसूची न्यायपालिकाओं के संबंध में उपबंध की चर्चा करती है। नोट, 9वीं अनुसूची के संबंध में प्रथम संशोधन 9वीं अनुसूची के संबंध को संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा 10वीं अनुसूची को 1992 द्वारा अधिनियमित किया गया। 1985 में द्वारा 11वीं अनुसूची को 73वें संशोधन अधिनियम और 1992 द्वारा 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। मूल भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का वर्णन था। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी को, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 द्वारा कोंकणी को, और फिर बाद में मणिपुरी और नेपाली को, और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा
बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। जो ये 22 भाषाएं हैं, इतनी भाषाओं को क्षेत्रीय राजकीय भाषा के रूप में दर्जा भारतीय संविधान में प्राप्त है और इनके द्वारा आप यूपीएससी में क्वालिफाइंग लैंग्वेज के पेपर को दे सकते हैं। संघ, भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात करें अगर, भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 भारतीय संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। भारत को राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट घोषित किया गया है। भारत को राज्यों का संघ, ऐसे राज्यों का संघ जो अमेरिका की राज्य संघ क्षेत्र से भिन्न है, क्योंकि अमेरिका का राज्य संघ क्षेत्र जो है वह एक होते हुए भी अलग अलग है, क्योंकि वहां पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जबकि भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। वर्तमान में भारत में कुल जो है 28 राज्य तथा 9 संघ शासित प्रदेश हैं। 31 अक्टूबर 2019 से ये प्रभावी हो गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, तेलंगाना को जब इसमें जोड़ा गया, जब तेलंगाना को भारतीय राज्य के रूप में अलग किया गया आंध्र प्रदेश से, तो भारत में उसमें राज्यों की संख्या 29 हो गई, 29 हो गई। लेकिन इस 29 संख्या को वर्तमान में कम कर दिया गया, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर जो भारत का एक राज्य था, इस राज्य को संघ शासित क्षेत्र बनाकर 2 भागों में बांट दिया गया। तो 7, 2, 9 हो गए और एक जो है बांटा गया किस रूप में, एक बांटा गया लेह और लद्दाख क्षेत्र, दूसरा बांटा गया कश्मीर क्षेत्र। तो इस 2 भागों में बांट दिया गया और राज्यों की संख्या पुनः 28 हो गई। तो स्पष्ट हो गया आपका। अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम इंडिया, दैट इज भारत तथा राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। भारतीय अनुच्छेद 1 के तहत नाम अगर बात करें भारत का, तो इंडिया कहा गया, दैट इज ए भारत, इंडिया ही भारत है। इंडिया दैट इज ए भारत अर्थात भारत राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों के प्रवेश स्थापना का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम में परिवर्तन की शक्ति संसद को प्राप्त की गई है। अनुच्छेद 2 तथा 3 संबंधित प्रावधानों के तहत संसद द्वारा किए गए संशोधनों को अनुच्छेद 368 के संशोधन नहीं माना जाएगा। आपको बता दें कि 2 और 3 में संशोधन, 2-3 अनुच्छेद 2 और तथा 3 से संबंधित प्रावधानों के तहत संसद द्वारा किए गए संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। इसे संसद द्वारा सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया संशोधन किया जा सकता है, अर्थात इसमें 368 द्वारा संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। भारत संघ के राज्यों के पुनर्गठन के लिए, अगर ये महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक हैं, भारत संघ राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई। इसके अध्यक्ष फजल अली थे। इसे फजल आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए तेलुगु भाषियों के नेतृत्वकर्ता पोट्टी श्री रामुलु ने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया, जिससे 56 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। श्री रामुलु की मृत्यु के पश्चात 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। इसी आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी हैदराबाद थी, 2 भागों में बांट दिया गया, तेलंगाना और दूसरा है आंध्र प्रदेश। ये 2 भागों में इसको बांट दिया गया।
आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला इस तरह से पहला राज्य बना। भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत संघ में 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। 1 नवंबर 1954 को फ्रांसीसी सरकार द्वारा 1 नवंबर अगर बात करें तो 1 नवंबर 1954 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा पांडिचेरी, यमन, चंदनगर और कोरिकल बस्तियों को भारत को सरकार को सौंप दिया, जिसे मिलाकर पांडिचेरी राज्य का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत संघ में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई और यही क्षेत्रीय परिषद, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। केंद्रीय गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। आपको बता दें 5 भारत में क्षेत्रीय परिषद होती हैं और इन भारतीय परिषदों का अध्यक्ष जो है केंद्रीय गृह मंत्री होता है। केंद्रीय गृह मंत्री भारत के 5 क्षेत्रीय सदस्यों परिषदों का अध्यक्ष होता है। कौन कौन से परिषद हैं उसकी नाम आपको बता दें। पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद, पूर्वीय जो क्षेत्रीय परिषद है इसका अध्यक्ष कोलकाता, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है इसका मुंबई में है। और मध्य क्षेत्रीय परिषद प्रयागराज इलाहाबाद में इसका है। यह एक परिषद है। मध्य क्षेत्रीय परिषद प्रयागराज इलाहाबाद में इसका सेंटर है। और उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली में है और दक्षिणी परिषदीय क्षेत्र जो है चेन्नई में है। आपको बता दें पूर्वोत्तर राज्य अर्थात असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड को क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं किया गया है। इनकी समस्याओं को पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत गठित पूर्वोत्तर परिषद द्वारा हल किया जाता है। ये पूर्वोत्तर परिषद द्वारा इसको हल कर दिया जाता है। आपको बता दें अगर बात करें राज्य और उनके गठन का वर्ष की बात करें तो देखिए सबसे पहले जो राज्य भारत में गठन किया गया, आपको बता दें आंध्र प्रदेश का गठन किया 1 अक्टूबर 1953 को पहली बार राज्य का गठन किया गया। गुजरात और महाराष्ट्र, जैसा कि जानते हैं गुजरात को सौराष्ट्र कहा जाता था, इसी से महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण हुआ है और ये जो है 1 मई 1960 को हुआ। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को और हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 21 जनवरी 1972 को, सिक्किम को बनाया गया है 16 मई 1975 को, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश को बनाया गया 20 फरवरी 1987 को। आपको बता दें गोवा को बनाया गया 30 मई 1987 को, छत्तीसगढ़ को बनाया गया 1 नवंबर 2000 को, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2002 को बना, उत्तराखंड 9 नवंबर 2002 को बना, झारखंड बना 15 नवंबर 2000 को और तेलंगाना बना 2 जून 2009 को। अब नागरिकता की बात करें, नागरिकता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का विवरण किया गया है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान नागरिकों को एकल इकहरी नागरिकता प्रदान करता है। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों पर कानून बना सकती है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न विधियों से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जन्म से वंश के आधार पर और पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिक रूप से देशीकरण द्वारा और क्षेत्र अधिग्रहण द्वारा। अर्थात कोई भारत में जमीन खरीद लेता है या कोई महिला, विदेशी महिला भारत में किसी पुरुष से शादी कर लेती है, उसे भारत का नागरिक माना जाता है। ये जो है आपके पाठ्यक्रम थे नागरिकता तक। कल से अगला मतलब जो आपको अगली क्लास होगी वह आपके मूल अधिकारों पर होगी। आप हमारे प्यारे
दोस्तों, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि हम इतनी मेहनत करके आपके लिए क्लासें उपलब्ध कराते हैं, तो हमारे उत्साहवर्धन के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने विचार दें। निश्चित रूप से हम आपको निराश नहीं करेंगे, आपकी सफलता में कहीं न कहीं चार चांद लगाने का प्रयत्न करेंगे। तो जय हिंद और शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोग जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप सफल हों। ईश्वर को मानने वालों को ईश्वर, अल्लाह को मानने वाले को अल्लाह, और ईसा मसीह को मानने वाले को ईसा मसीह, और गुरु नानक जी को मानने वाले को गुरु नानक जी की कृपा हो और वो नौकरी प्राप्त करें। जय हिंद।